इंटरफेज में एस फेज में आ चुके थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए, याद रखिएगा एस फेज में डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाता है। थोड़ा सीधा बैठिए। एस फेज में डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। ठीक है, डीएनए अमाउंट डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम remains the same। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एस फेज के दौरान ही सेंट्रोसोम दो भाग में बंटता है, लेकिन ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में केवल और केवल एनिमल सेल में होगा। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होते नहीं, इसलिए उसकी संख्या डबल होने की बात नहीं होती। इन दिस फेज द नंबर ऑफ सेंट्रोसोम becomes double in animal cell। कई बार डबल मतलब हम लोग सोचते हैं दुगुना तो हो गया, बहुत सारा हो जाता होगा, जितना था उतना से ज्यादा। लेकिन याद रखिए एक एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एक ही होता है, तो डबल जो बोले ना उसका मतलब हो जाएगा दो बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन गौर से देखिएगा। ये है टाइम एक्सिस और टाइम दिया हुआ है घंटों में, इन आवर। ठीक है, यहां दिया 36, यहां दिया 48 आवर्स हैं। 10, 20, 30, 40, ये है अमाउंट ऑफ डीएनए इन पीजी यानी पिकोग्राम, 10⁻⁻15 ग्राम। ठीक है, यहां तक पहले उतारिए। पहले ये पूरा कीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहां पे।
if for a यूकारियोटिक सेल, ध्यान दीजिएगा, if for a eukaryotic cell time for G1 equal to 36 hours, एस, ये सब फेजेस हैं, फेजेस, G1 बराबर 36 घंटा और एस फेज के लिए टाइम है 12 घंटा। देन आउट ऑफ 4 कर्व्स ए बी सी एंड डी, which is correctly representing the cell from G1 to S phase। क्वेश्चन लिखिए। कि नहीं होगा, अगर हम चुने ए को, क्या ये सही होगा? कितने लोग इसके फेवर में हैं? कोई है फेवर में? नहीं है। काहे? क्या दोष किया है ये? क्योंकि हाँ, नहीं, ये तो आगे बढ़ रहा है ना डीएनए का, ये तो डीएनए का कंटेंट है और ये बता रहा है कि देखिए 0 आवर में कितना है, 1 आवर में कितना, करते 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 36 घंटे में डीएनए का कंटेंट कितना, और उसके बाद फिर बढ़ते जा रहा है, बोल रहा है बहुत 48 घंटे में डीएनए का कंटेंट कितना, ये बता रहा है। ये लाइन जो है, ये लाइन डीएनए का कंटेंट बता रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलना है कि ये वाला लाइन, लाइन ए, G1 और S को सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो आपको यह जानना होगा या याद रखना होगा G1 में क्या होता है और S पे क्या होता है। अच्छा, एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बाकी को आप उस पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, हम लोग कहीं लिखे हैं कि G1 अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी होती है या आधी हो जाती है या बदलाव आता है? नहीं ना। तो जितना क्रोमोसोम, जितना डीएनए का मात्रा लेकर चला होगा G1 में उतना ही लगातार बना रहेगा, बना रहेगा। तो देखिए 10 पिकोग्राम लेके चला था, G1 जहां पे शुरू हो रहा है, यानी सेल का जन्म अभी हुआ। ये बात समझ रहे हैं ना? सेल अपना जीवन का शुरुआत किससे करता है? G1 से, इंटरफेज से करता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरफेज और एम फेज है। इंटरफेज में पहला कौन है? G1। जन्मते के साथ सेल किस में पहुंच जाएगा? G1 में। तो शुरुआती दौर में जितना डीएनए की मात्रा है, यानी उतना ही डीएनए लेकर ये जन्म लिया। तो यहां से देखकर हम बता सकते हैं कि 10 पिकोग्राम डीएनए लेकर जन्म लिया नया सेल। तय बात है। अब क्या हुआ? तमाम जीवन में, पूरे जीवन अवस्था में डीएनए की मात्रा में कोई बदलाव नहीं। तो यहां तक तो ठीक है, जितना लेकर आया था उतना ही रखे हुए हैं। अब बताइए, एस फेज में डीएनए की मात्रा के साथ क्या होता है? डबल होता है। तो डबल होगा तो कहां पहुंचना चाहिए? 20 पे। ये कहां रह गया? एस फेज 48 घंटा में पूरा हो रहा है और डीएनए को कहां पकड़ के रखा है? 10 पे। होना चाहिए था कहां? 20 पे। तो नहीं दिखा रहा है, यानी कि ए सही आंसर होगा? नहीं होगा। अब इसी लॉजिक से जरा बी, सी और डी पर निर्णय दीजिए। तो अच्छा, डी के बारे में क्या कहना है? क्या ये होगा?
क्यों? क्योंकि बढ़ता ही चला जा रहा है, और जीवन अवस्था में बढ़ते बढ़ते कहां चला गया 40। ये क्या हो रहा है? ये तो असंभव बात है। इसलिए डी किसी भी हालत में नहीं होगा। दो छंट गए। अब कौन कौन बचा? बी और सी। एक ने कहा सी आंसर है, कोई बी भी चुनेंगे? बी भी चुना जा रहा है। देख लिए ना। अब जरा कारण बताओ। योजना नोटिस जारी हुआ, कारण बताओ। हाँ, यहां तक आ गया, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये थोड़ा बहुत बनाने में मेरा गड़बड़ी है, ग्राफ पेपर पे थोड़े बनाए, इसीलिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस है। मेन मुद्दा ये है कि बी जो है और सी दोनों इस पॉइंट पे 48 आवर्स में 20 शो कर रहा है, 20 पिकोग्राम। तो वैसे में क्या लग रहा है, बी और सी दोनों सही है? नहीं, लेकिन इसमें एक सही है, एक गड़बड़ है, एक में माइनर मिस्टेक है। तो गलत कौन है ये बता दीजिए। पकड़ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे समझिए, आप थाली लेकर खाना खाने बैठते हैं ना, जैसे ही खाना खाने बैठे बोल देता है कोई यहां खाना खा लिए। टाइम लगता है ना खाना खत्म करने में। उसी तरीके से डीएनए का डबलिंग एक टाइम लेने वाला प्रोसेस है। बात फॉलो कर रहे हैं? डीएनए का डबलिंग, डीएनए की मात्रा डबल होना एक टाइम लेने वाला प्रोसेस है। ऐसा थोड़े होगा ए स्पेस में पहुंचा और डबल हो गया। मतलब ये तो वही बात हुआ ना, खाना का थाली लेके बैठे यानी कि खाना खाना कब, वैसा होता है नहीं ना, टाइम लगता है। तो ये धीरे धीरे खाना खत्म होता है, तो डीएनए की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। इसका मतलब बी सही नहीं है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे? दोनों सही थे, बी और सी दोनों सही थे, पर बी में माइनर मिस्टेक हो गया। वो क्या कि एस फेज के शुरुआत में ही बोल दिया डीएनए डबल। अरे डबल होने का टाइम दीजिए, टाइम तो दिया ही नहीं, इसीलिए हम लोग बी को नहीं चुने। सी ने समय दिया और धीरे धीरे करते करते इसने डीएनए की मात्रा को डबल होते हुए दिखाया, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? समझ गए? अब आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। सी इज द राइट चॉइस, लिखिए सी इज द राइट चॉइस। सी इज द राइट चॉइस। सी इज द राइट चॉइस because C is the right choice, because with time it is showing that the quantity of DNA is increasing. The quantity of DNA is increasing to double, because it is showing the quantity of DNA with time, because with time it is showing that quantity of DNA is increasing to double, full stop। कहने का मतलब हुआ बी सही चॉइस है। क्यों? क्योंकि यही समय के साथ डीएनए की मात्रा को दुगुना होते हुए दिखा रहा। वेरी गुड। अब देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन जीवन फेज
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम एंड ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा। और ईआर दो तरह के होते हैं, एस ई आर एंड आर ई आर। ठीक है, तो विथ, आज सब कुछ लिख लीजिएगा। आज फिर पेन ड्राइव छूट गया है, इसलिए ये रिकॉर्ड करके, हालांकि ये जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि कुछ एरर आ जाता है, अपने सेफ्टी के लिए लिख के रखिएगा आज। ठीक है, तो भेज नहीं पाएंगे। एनीवे, इन G1 फेज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ER यानी ACR एंड RER इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी। कहने का मतलब हुआ, जीवन अवस्था वो अवस्था होगी जिसमें समय के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और कहां गया, राइबोसोम, इनकी मात्रा बढ़ेगी। क्या कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जीवन फेज में एक चीज लिखे हैं, शरीर के लिए यानी सेल के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो साइटोप्लाज्म में ये सारे मटेरियल्स क्या क्या होंगे, प्रोटीन, लिपिड्स, यही सब होंगे ना। तो इन्हें बनाने के लिए आपको RER, SER, गोल्जी, राइबोसोम, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इनकी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, अब आइए तीसरे फेज में, ये है G2 फेज, और G2 फेज है गैप 2 फेज। ठीक है ना, G फॉर गैप और 2 लिखा हुआ है, यानी सेकंड गैप अवस्था है ये G2 फेज। ओके, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि G2 फेज इंटरफेज का अंतिम चरण है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इट इज द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का ये अंतिम चरण है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, in G2 phase the special protein tubulin increase in amount by its यानी प्रोटीन सिंथेसिस। सीरियल नंबर 3, G2 phase also shows, ये और प्रदर्शित करता है कि that number of chloroplast mitochondria increase in number and they remain in a combined structures। यहां तक लिखिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए, अच्छा अभी नहीं हुआ है। आगे बढ़िएगा। देखिए, सेल जब डिवाइड करेगा तो उसे जो नए सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल, उसमें एनर्जी का जरूरत है। और अगर प्लांट सेल है, एनर्जी प्लस फोटोसिंथेसिस दोनों का जरूरत है। और इन दोनों के लिए उन्हें क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। तो इसका मतलब है इन्हें भी दो बराबर भाग में बांटना हो। ठीक है? और आप देखेंगे जब सेल डिवीजन का फेज आएगा, एम फेज आएगा, उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये गायब हो जाएंगे। ये एक्चुअली क्या होंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे। ठीक है? और फिर जब सेल डिवाइड होगा फिर से वापस बन जाएंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये गायब नहीं होंगे। तो गायब नहीं हो और दोनों डॉटर सेल में बराबर बराबर बटे, इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बहुत सारा 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का रखे हुए हैं। ठीक है? और हम गिन के नहीं रखें, हम मुट्ठी से तौलें कि मेरे पास 3 मुट्ठी सिक्का था। तो जब 2 लोगों में बांटना होगा, हम 1.5 मुट्ठी एक को देंगे, 1.5 मुट्ठी दूसरे को। जरूरी है कि हर बार मेरी 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी में उतना ही सिक्का है जितना पहले आया था? नहीं ना। तो कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कम। तो अगर इस वजह से हम जो 2 लोगों में बांट रहे हैं, किसी को ज्यादा दे दिए किसी को कम, तो कम वाला ज्यादा वाले से लड़ेगा नहीं है, तुम ज्यादा का ले लिया, ज्यादा वाले को तो मजा है, चलो हमको ज्यादा मिला उससे, लेकिन कम वाला उससे बोलेगा ना। तो सेल लेवल पर सोचिए, सेल आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसको कम मिलेगा क्वांटिटी, उसको सरवाइव करने में नहीं बनेगा, है ना। उसे जितना एनर्जी चाहिए, उठा लीजिए, उसे जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी वो जनरेट नहीं कर पाएगा। उसे जितना फूड मटेरियल तैयार करना है उतना फूड मटेरियल तैयार नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल प्रॉब्लम होगा कि नहीं। इसलिए मदर सेल हमेशा कोशिश करेगी कि जो 2 डॉटर सेल्स बने, दोनों में सारी चीजों को बराबर बराबर मात्रा में बांटे। ठीक है? तो यहां अगर बराबर बांटना है तो हमको क्या करना चाहिए था? सिक्का गिन लेते, उसको 2 बराबर भाग में बांट देते। यहां पे क्या होगा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, डिवाइड करने के लिए हम लोग देखें ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट करते समय कि वो डिवाइड कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन करने के बाद जब वो बटेंगे, क्या किया जाता है? जो नए सेल्स बन रहे हैं वो सब एक जगह इकट्ठे रहते हैं। ठीक है? एक झुंड बना के, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक जगह इकट्ठे रहेंगे झुंड बनाकर। उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, तब जब साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बारी आएगी, तो जितने कंपोनेंट हैं सबको बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। तो एक इकट्ठा इतना बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, आधा ग्रुप एक में, आधा ग्रुप दूसरे में बांट देना आसान होगा। ठीक है? उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट बने, उनको भी 2 बराबर भाग में बांटना है, तो उस झुंड के आधे हिस्से को एक में, आधे हिस्से को दूसरे में भेज दें। तो इस तरीके से बंटवारा बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा और किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होगा, है ना, भेदभाव नहीं होगा। और इसी मेथड को फॉलो करता है सेल डिवीजन के दौरान सेल। ठीक है? तो अब वो समय आ चुका है कि एनर्जी जनरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बना लिया जाए, क्योंकि आगे जो एम फेज होगा उसमें पहला हिस्सा होगा न्यूक्लियस का डिवीजन और दूसरे में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब टाइम नहीं मिलेगा चीजों को दोबारा से बनाने का, इसलिए ये जो गैप फेज मिला, रेस्ट करने का फेज, इस फेज में ये
इंपॉर्टेंट काम कर लेता है कि जिन्हें दो बराबर भाग में बांटना है उनकी मात्रा डबल कर ली जाए, कर लेगा। ठीक है, तो इन नट सेल फिर से देख लें क्या क्या होने वाला है। ये तो लास्ट फेज है, ये तो समझ ही रहे हैं। दूसरा, इसमें क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, इसकी मात्रा बढ़ेगी। क्या कोई बता सकते हैं ट्यूब्यूलिन बढ़ाने से फायदा? अच्छा, और थोड़ा आसान करके पूछे, ट्यूब्यूलिन किस में पाए जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल में। सही है, माइक्रोट्यूब्यूल का जरूरत क्रोमोसोम को बांटने में पड़ता है। बताए थे ना, स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है, वही एक सिलेंडर बनाता है जो उसको पकड़ के दो हिस्से में बांटेगा। तो इसी कारण से ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यही माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर का कंपोजिशन है। ठीक है, तो कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल बोलने के बाद सिर्फ ये नहीं सोचिएगा सिलिया फ्लैजिला, साथ में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को भी सोच लीजिएगा। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये माइक्रोट्यूब्यूल के ही देन है, तो इसीलिए इनकी संख्या बढ़ती है। माइक्रोट्यूब्यूल का जरूरत इसके पहले नहीं पड़ा, इसीलिए उतने भारी मात्रा में माइक्रोट्यूब्यूल को वहां नहीं बनाया गया। माइक्रोट्यूब्यूल की मात्रा की आवश्यकता यहां पर होगी, इसीलिए ट्यूब्यूलिन स्पेशली इसी समय बनेंगे। ठीक, और तीसरा इंपॉर्टेंट, यहीं पे इसी फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा नंबर एक्शन जो होगा वो है क्या, इन दिस फेज द सेल विल प्रिपेयर फॉर द एम फेज। और यही वो अवस्था है जिसमें सेल तैयारी करेगा एम फेज में। देखिए, हम लोग पहले भी बोले हैं, मान लेते हैं कि हमको सुबह उठकर कोचिंग जाना है या क्लास जाना है या एग्ज़ाम देने जाना है, तो हम जब सुबह उठेंगे तब पढ़ने बैठेंगे, तब जाके हम एग्ज़ाम देने के जाएंगे, ऐसा हो पाएगा? हम एक साल पहले एडमिशन लिए, कल मेरा एग्ज़ाम है, आज पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा सिलेबस ख़त्म होगा, तो हम ऐसा काम करेंगे क्या? नहीं। तो हम कब से पढ़ाई शुरू करेंगे, कब से तैयारी शुरू करेंगे? जिस दिन एडमिशन हुआ। ठीक उसी तरीके से, यानी कहने का मतलब हुआ हम तैयारी पहले से करेंगे तब जाके एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब इंटरफेस के बाद अगला काम क्या है? एम फेज में जाना, जो सेल डिवीज़न का अवस्था है। तो सेल डिवीज़न में आने के पहले उसकी तैयारी किस में होगी? G2 फेज में। इसीलिए एम फेज का तैयारी किस में होता है? इन दिस फेज, यानी G2 फेज। अब लॉजिक समझ में आया? एम फेज, एम फेज को बहुत सारे जगहों पे माइटोसिस फेज भी कहा जाता है। माइटोसिस का भी शुरुआत एम से होता है, ये भी एम से है, इसीलिए एम फेज मतलब हम लोग माइटोसिस रखते हैं जनरली। लेकिन जब दूसरे तरह का सेल डिवीज़न पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम लोग कहेंगे कि एम फेज मतलब यहाँ पे मियोसिस है। ठीक है, तो एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर मियोसिस, दोनों यहाँ पर हम लोग माइटोसिस देख रहे हैं, इसलिए एम फॉर माइटोसिस। पॉइंट नंबर 1, ये तो सभी जान रहे हैं, एम फेज में क्या होने वाला है? सेल डिवाइड करने वाला है, सेल डिवीज़न होने वाला है। तो आप पूछिएगा तब, सर इंटरफेज में क्या हो रहा था? तैयारी। ठीक है, तैयारी। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नोटेड बाय रख लीजिए, ध्यान देने योग्य बात।
देखिए तो सेल साइकिल में अगर ये इंटरफेज और ये एम फेज है, शॉर्ट में लिखे हैं PHS मतलब फेज, INT मतलब इंटर और एम मतलब एम, ठीक है। ये एम फेज और ये इंटरफेज, अगर सेल अभी अभी जस्ट बना है, इतना छोटा सा है, ठीक है, इंटरफेज में आने के बाद इसका साइज बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना बहुत। क्यों पता है ना? क्योंकि साइटोप्लाज्म काफी बड़ा, सेल का आकार बढ़ गया। अब ये यदि एम फेज पूरा करता है तो क्या स्थिति होगी? दो ठो बहुआ वाला सेल में बदल जाएगा। तो क्या लग रहा है, ई बहुआ और ई बहुआ दोनों बराबर है? अरे ये जस्ट जन्मा है, हम दिखा रहे हैं कैसे जन्म ले रहा है। तो जब ये जन्मा हुआ और ये जन्मा हुआ सेल दोनों तो साइज में बराबर ही ना होगा। अब अगर अगले बार इसको हम देते हैं एम इंटरफेज और एम फेज में आने के लिए, फिर अगली बार उतना ही बड़ा सेल बना कर देगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यदि ये एम फेज है, ये इतना बड़ा इंटरफेज, फिर एम फेज देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? देखिए इंटरफेस में आया, एंटर किया, कितना छोटा बन के एम फेज में एंटर करने जा रहा है, इतना बड़ा बन के प्रोड्यूस करेगा दो ठो छोटा वाला सेल, ये फिर से यहां आएगा। तो आप ऐसा नहीं देख रहे हैं कि दो एम फेज के बीच में एक इंटरफेस आ रहा है, आ रहा है ना? और इसीलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन में इंटरफेस को क्या कहा जाता है जानते हैं? इट इज द गैप फेज बिटवीन टू एम फेज। दो एम फेज के बीच की अवस्था को इंटरफेस भी कहा जाता है। चूंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए हम लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहे हैं। द interface is also defined as a phase between two consecutive मतलब लगातार, two consecutive aim phases। कोई दिक्कत? ये कर सकते हैं ना? अटेंडेंस थोड़ा सा और प्रोग्रेस करें। एम फेज में पॉइंट नंबर 1, एम फेज को तब से हम लोग किस बात से हाईलाइट कर रहे हैं? इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो जरा बैक्टीरिया वाला डिवीजन थोड़ा याद कीजिए। तो याद आ रहा है? सबसे पहले उसमें क्या हुआ था? उसका जो सर्कुलर क्रोमोसोम था दो भाग में बटा था, और उसके बाद क्या हुआ? बीच से दबना शुरू हुआ और दो भाग में बट गया। यानी पहले वाले को आप क्रोमोसोम का डिवीजन कर सकते हैं, दो क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम डिवाइड किया, और दूसरे वाले हिस्से को साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर सकते हैं। क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर सकते हैं? अब यूकैरियोटिक सेल में जब एम फेज आएगा ना, एग्जैक्टली वही चीज होगा, लेकिन पैमाना, स्केल, धूमधाम बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एक सिंपल आदमी है ना, उसके घर में अगर शादी हो रही है तो बहुत साधारण तौर से करेगा, पैसे कम खर्च करके। और बहुत बड़े आदमी के यहाँ शादी हो रही है, बहुत खर्चा करेगा, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं हैं। तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल, ये अमीर आदमी है, इसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो बहुत आराम से बड़े पैमाने पे सेल डिवीजन करेगा, ठीक है।
और वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद अधिक सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सिंपल टाइप से सेल डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन बेसिक प्रक्रिया तो सेम रहेगी, इसीलिए उसी चीज को आगे लाते हुए हम लोग यहां पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें प्रक्रियाएं होंगी। इट इन्वॉल्व्स द, अब टर्म आया, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अभी सबको लग रहा होगा ये क्या भारी भरकम वर्ड है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा आंसर दे लीजिएगा। वेरी गुड। काइनेसिस डिवीजन, यानी न्यूक्लियर डिवीजन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो क्या होने वाला है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। समझ में आ गया? इसीलिए आप लोग को शुरू में सिखाएं। देखिए, कभी भी हम लोग को बायोलॉजी का वर्ड मिले तो आप समझ लीजिए अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा के शब्दों को अगर आप अंग्रेजी में रूपांतर करके, ब्रेक कर करके उनका मतलब समझ के रखेंगे, जैसे ही टर्म आएगा आप समझ जाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो कैरियो मतलब अभी हम लोग बात किए क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। डिवीजन, DIVISION। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आगे बढ़ जाएं, पॉइंट नंबर 2, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स और स्टेजेस इन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में निम्नलिखित स्टेजेस होते हैं, नाम देख लीजिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। सीरियल नंबर 3, इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दौरान ए डिवाइडिंग जोन appears that divides the cell into 2 parts। तो न्यूक्लियस को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद साइटोप्लाज्म को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए एक डिवाइडेड प्लेट है ना, डिवाइड करने वाला प्लेट तैयार होगा, है ना, परत तैयार होगा, और वो कोशिका को पूरी तरीके से 2 भाग में बांट के चल देगा। सेल डिवीजन खत्म, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए।